पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेकर आती हूँ। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं आप उस पर भी फॉलो हमें कर सकते हो। कोशिश यही है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट सेक्टर्स का क्यूमुलेट कर सकूँ और वाई आई चूज़ टू बी अ टीचर वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ वाइल माई क्लासेज इज गोइंग ऑन। क्लासेस के अंदर आपको पता लग जाए कि मोटिवेशन लेवल से कि वाई आई लेफ्ट सो मेनी जॉब्स एंड आई चूज़ टू बी अ एजुकेटर एंड दैट टू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही साथ में बने रहेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट इट टू बी अ पॉसिबल थिंग। मैं ये बहुत स्ट्रेट चीज़ बोल रही हूँ और ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, ये अदिति मैम का ही राइटर है। समझने की कोशिश करिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो कि वो पॉसिबल हो तो। चाहे उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, चाहे उसको आप साइंटिफिक वे में कॉग्निटिव थिंकिंग बोल लो, आप उसे किसी भी वे क्वांटम कोहेरेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ये सारी रूल, सारे साइंस, सारी फिलॉसफी एक ही चीज़ बोलती है, आप नहीं चाहते हो ना करना तो नहीं होगा, और आप चाहते हो करना तो हो जाएगा। कितने समय में लगेगा वो नहीं पता। कल इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू थिंग्स। तो बस वैसे ही प्यार से, बहुत मेहनत से JRF अड्डा प्रीमियम कोर्सेज बनाए हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती है आपको इसके अंदर। रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर पूरा का पूरा कलेक्शन दें। एग्जाम्पल्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मिल जाती है। हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन होता है और आप सभी लोगों के लिए डेली जो है वो स्टडी मटेरियल भी आता है। ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन आ सकते हो। ऑफलाइन के अंदर अभी क्रैश कोर्स आने वाला है और 7th को मेरा रिसर्च का डेमो है। अगर आप आना चाहते हो, 3 दिन का डेमो फ्री होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके भी पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी इज ट्रू। एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के बारे में कौन कौन सी बातें यहां पर बिल्कुल ठीक लिखी है, ये आपको बताना है। अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव is an example of internal memory. Magnetic tape is used to store the backup of the data. RAM is an internal memory, or ROM loses its data when its power is turned off. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर बी, श्योर हो क्या? चलिए जी, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। कह रहे हैं कि जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है वो एक इंटरनल मेमोरी का एग्जाम्पल है। हमारे पास में 2 तरीके की मेमोरी होती है, दैट इज इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। और आपसे यहां पर यही पूछा जा रहा है कि आप लोगों की जो हार्ड ड्राइव है वो एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी होती है। अगर मैं कहती हूं कि कोई चीज है पोर्टेबल, तो कोई भी चीज जो पोर्टेबल है वो प्लग इन एंड प्लग ऑफ है, आप उसको हटा सकते हो। और ऑब्वियसली किसी चीज को आप हटा सकते हो तो वो इंटरनल नहीं कहलाएगी मैम, वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल। जहां जहां पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वहां पर आप सबसे पहले तो कर दो कैंसिल, क्योंकि वो भी करेक्ट आंसर में कभी आ ही नहीं सकता। मैग्नेटिक टेप जो है वो आप लोगों के बैकअप के लिए यूज आते हैं। अगर आप सभी लोगों ने मुझसे आईसीटी पढ़ा है तो 100% आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास में, अगर मैं बात करूं तो ये जो होती है ये होती है आपकी मैग्नेटिक टेप्स या टेप ड्राइव्स जिनको हम लोग बोलते हैं। ये आप लोगों की होती है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क की जगह आजकल हम जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडीज भी यूज करते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी इंटरनल मेमोरी, जैसे कि आप लोगों की रैम मेमोरी, हमारी जो है वो रोम मेमोरी, हमारे लिए जो हमारी कैशे मेमोरी होती है ना। इसमें से आपकी रैम मेमोरी को जो है हम वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये भी आप लोगों की इंटरनल मेमोरीज ही होती है। और फिर रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या होते हैं, रजिस्टर्स। तो बस आपको ये चीज याद रखनी कि जो आप लोगों की टर्शरी मेमोरी होती है, ये जो है ना आपकी मेमोरी, ये मेमोरी कौन सी मेमोरी है,
क्या हो गया, स्टक कहाँ हो रहा है, सही तो है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये है आप लोगों की मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। यूजुअली ये जो आप लोगों की मेमोरी होती है ये बैकअप के लिए रखी जाती है, ये आपके सिस्टम पे नहीं होती है, ये डेटा वेयर हाउसेस पे रखे होते हैं। ये स्पीड में बहुत स्लो होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, है ना, और ये बैकअप के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेमोरी कौन सी है, टर्शियरी मेमोरी। आपके पास में यही ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी जो है मैम वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैग्नेटिक टेप्स वेरी स्लो, वेरी लार्ज इन साइज, kept at data warehouses is used for backing up the data। ये तो ठीक है। आगे बात करें हम, स्टक हो रहा है क्या, अरे यार होना तो चाहिए नहीं, क्या क्यों दिक्कत हो गई, चलो कोई नहीं, अब नहीं होगा, है ना। बाकी आ रहा है कि रैम जो है वो एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है। यस, रैम एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है जो मदरबोर्ड के ऊपर आपकी लगी हुई होती है। रोम जो होता है, इट लूजेस द डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये जो होता है ना पावर वाली चीज, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कि लाइट्स गई डेटा गया, और आपका नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है लाइट्स चली गई फिर भी आपका डेटा लूज नहीं होगा। आपको मैंने इसका एक लॉजिक भी सिखाया था, दोबारा सिखाऊं क्या, याद रखिएगा कि जब भी हम सभी लोग किसी भी करंट प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं, करंट जो प्रोसेस होती है ना, ये जो करंट प्रोसेस होती है जिसको सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ये करंट प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जब वो रैम के अंदर आके रुकती है। हमारे पास में सारे के सारे प्रोग्राम्स कहां पर रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से वो कहां आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में, जहां पर पहली बार हम उनको प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी प्रोग्राम अनटिल एंड अनलेस रैम के अंदर नहीं आएगा सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ किससे बात करता है मैम, रैम से बात करता है। हाई स्पीड मेमोरी है ना, इसीलिए इसका नाम मेन मेमोरी भी है। तो ये जो प्रोसेस है ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है। आपके पास में जो आप लोगों का रैम मेमोरी होता है, इस पर आप अभी काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाके कोई लेटर टाइप कर रहे हो, है ना, आप यहां पर काम कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आप Ctrl+S नहीं दबाओगे, मतलब सेव नहीं करोगे, तब तक ये जो डेटा है ये बिल्कुल वॉलेटाइल नेचर का है। अगर मान लो गलती से लाइट चली गई और आपने डेटा सेव नहीं किया था, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया था, तो डेटा उड़ जाएगा। जैसे ही आप Ctrl+S दबाते हो तो होता क्या है कि ये सारा का सारा डेटा पहुंच जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास, जो कि एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, जहां पर आप कितनी बार भी लाइट चले जाए डेटा नहीं उड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम सेव कर देना। Ctrl+S दबाते हो तो क्या होता है, रैम में रखा हुआ डेटा हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही काम जो है वो आपकी रोम के पास है। रोम चिप जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। यहां पे रखा हुआ डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता, ये डेटा मैन्युफैक्चरर ने हमको लिख कर दिया है। इसे अगर आपको डिलीट करना है तो फिर हम लोगों को यूज करना होता है EEPROM या फिर EPROM। दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो क्या, क्या डिफरेंस है EEPROM और PROM में, एनीवन? चलो 10 सेकंड दे देते, 5 सेकंड तो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रिकल एंड इरेजेबल, यस। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हम लोग रोम चिप को यूवी रेडिएशंस के अंदर छोड़ दे तो सारा का सारा लिखा हुआ डेटा हम एक बारी के अंदर उड़ा सकते हैं।
हमें एक बारी में नहीं उड़ाना है सारा डेटा, एक एक करके डेटा उड़ाना है। तो अब हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एक एक डेटा को डिलीट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी गुड। याद रखेंगे ये सारी चीजें, यानी कि मैम 100% करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके लिए एक एक्सेल के स्प्रेडशीट का सवाल है। एक फॉर्मूला लिख के लेके आई हूं, आपको इसे एग्जीक्यूट करके बताना है मुझे कि क्या यहां पर करेक्ट आंसर आने वाला है। बताइए जी। आपके पास में मैम एक एक्सेल शीट है जिसमें आपके पास में ए बी सी और डी तक का डेटा लिखा हुआ है और 3 रो है आपके पास में। रो को हम लोग टपल बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। याद है ना, ये जो होती है ना, ये क्या है, ये आप लोगों की रोज है, ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम टपल के नाम से भी जानते हैं। और एक होती है आप लोगों की ये एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको सम इफ करना है, सम करना है पर इफ कंडीशन के साथ में करना है। B1 से लेकर B3 तक आपको चेक करना है और ग्रेटर देन सिंबल है, एंड के साथ में 3 लगा हुआ है और C1 के अंदर C3 से चेक करना है। मतलब आप लोगों को 2 कॉलम वैल्यूज बोली चेक करने के लिए, है ना, 2 कॉलम वैल्यूज बोली हुई है आपको चेक करने के लिए। तो हमारे पास में ये जो है ये क्या आ गया मैम, ये आ गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3। पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। तो B1 B2 और B3, तो ये तीनों हमें चेक करने हैं किसके साथ में, C1 C2 और C3 के साथ में। फाइव प्लस थ्री 7 प्लस 1, अच्छा जी ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, करेक्ट आंसर क्या होगा पहले उसके अकॉर्डिंग देखो, बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर होगा। यहां पर सबसे पहले तो आपने रेंज देख ली है, रेंज आपको देखने के बाद में ये देखना है कि B1 से B2 तक और B2 से B3 तक जो भी सारी वैल्यूज हैं जो आपकी 3 से बड़ी है वो लेनी है और उनका कॉन्कैटिनेशन करना है आप लोगों को C1 से लेकर C2 तक, है ना। अब आप देखो तो B1 B2 और B3 तीनों की वैल्यूज क्या है मैम, आपके पास में 5 है, हमारे पास में 3 है और फिर से हमारे पास में 5 है। एक तो हमें ये देखना है। और अगर मैं C1 C2 और C3 की वैल्यू देखूंगी तो 1 है मेरे पास में, 5 है मेरे पास में और 7 है मेरे पास में। अब यहां पर सबसे पहले तो देखो कहां पर वैल्यू बड़ी आ रही है आपकी, कहां पर जो वैल्यू है वो आप लोगों की बड़ी आ रही है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू है मैम वो 5 और ये 5, ये 3 से बड़ी आ रही है, ये 3 के बराबर है तो ये मुझे लेना नहीं है। यानी कि 5 के साथ में C की क्या वैल्यू है मैम 1 और इस वाले 5 के साथ में क्या वैल्यू है मैम 7। तो दोनों का क्या कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड करके आंसर आपके पास में आ जाएगा 8, क्योंकि आपको क्या करना था, सम करना था। तो मैंने 1 को और 7 को सम कर दिया। करेक्ट आंसर यहां पर कितना आएगा 8। वेरी गुड वेरी गुड, जिनका भी करेक्ट आंसर आया है बहुत ही बढ़िया बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपके पास में स्टेटमेंट वाला सवाल।
स्टेटमेंट वाला सवाल है, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ। एक्सेल वाले क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। मैंने ली हुई है सुधा, आप एक्सेल की क्लास देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको क्लास मिल जाएगी, मैंने ली हुई है ऑलरेडी ये क्लास। एक बार हिंदी में भी पढ़ लो सारे बच्चे। स्टेटमेंट 2 नॉट श्योर, स्टेटमेंट 3 सही है। अच्छा जी, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी मैंने आप लोगों का एक अलग से क्लास लिया था और हम लोगों ने वो क्लास में बड़े डिटेल में समझे थे सभी के सभी फाइल फॉर्मेट कैसे होते हैं। ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं देख पा रही हूँ कि सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, अब 4 भी आने लग गया। चलिए देखो, आपके पास में डॉट टीईएक्सटी यानी कि टेक्स्ट फाइल हो गई, आरटीएफ यानी कि होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना, और आता है डॉट सीएसवी। डॉट सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये जो होते हैं ये जेनेरिक होती है कि नहीं होती है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है कि यस, तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं, जेनेरिक फाइल फॉर्मेट होते हैं। जेनेरिक फाइल फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर खुल जाएंगे, आपको अलग से किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत यहां पर नहीं रहेगी। आगे आता है कि डॉट रार फाइल जो है वो एक एक्सटेंशन होता है रोशेल आर्काइव का, जो कि रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूगन रोशेल ने बनाया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है, रार की फुल फॉर्म ही क्या होती है, रोशेल आर्काइव होती है। रार फाइल मतलब कलेक्शन होते हैं आपके बहुत सारे फाइल्स का एक साथ। ठीक है, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है ये वो बिल्कुल ही जो है वो आपकी करेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले चले, अगला सवाल देखो, आपसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो यहां पर एक्रोनेम है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली पूछा हुआ है, आप करेक्ट नहीं बता सकते हो। देखो एसएमएस है शॉर्ट मैसेज स्टोरेज, मैम यहां पर ये जो बात है ये बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं होती, आई मीन शॉर्ट मैसेज स्टोरेज नहीं, शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है मैम, तो ये गलत। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बिल्कुल सही लिखा है, ब्लॉग का होता है वेब ब्लॉग, ये भी सही लिखा है, वीपीएन का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी सही लिखा है। एक सवाल जो है वो आप लोगों का गारंटी फुल फॉर्म पे बनता है, इसीलिए मैंने ये दोबारा से लिया। अब आइए करते हैं एक सवाल नंबर सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
करिए भाई, बताइए मुझे क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। अच्छा जी, और बाकी 43.25 है, डेसिमल बेस के अंदर है, बाइनरी बेस के अंदर बताया जा रहा है कि ये लिखा जाएगा क्या। और एक है जो बाइनरी बेस में है, उसे बोल रहा है कि डेसिमल बेस के अंदर ये होगा क्या। 0.625 जो होता है वो 101 होता है। वेरी गुड, आंचल जी ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। चलिए चेक करते हैं। मैम देखो, अगर मुझे 43 को बाइनरी में बदलना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2 से। जब आप इसका 2 से एलसीएम लोगे तो देखो क्या क्या मिलेगा। देखो 2 2 जा, 2 1 जा, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 10 जा, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 5 जा, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 2 जा, रिमाइंडर बचेगा 1 एंड 2 1 जा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 1 0 1 0 डबल 1, 1 0 1 0 डबल 1। मैम देखो 43 तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, लिखा हुआ है 0.25। 0.25 को आपको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि हम जो है वो पॉइंट के बाद में ऐसा 0.5 की पावर लिखते हैं, तो 0.5 0.25 है ना, 0.125 फिर 0.0625 ऐसे चलता है। तो मैम देखो 25 चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो आप लोगों के पास में 01 होना चाहिए था। यस 01 है मैम, करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप क्या करो, उस पॉइंट के बाद वाले नंबर को जिस बेस में जाना है उस बेस से मल्टीप्लाई करते रहो, है ना, इस बेस से मल्टीप्लाई करते रहो। तो जो कोर वाला पार्ट है, होल वाला पार्ट, वो तो एज इट इज लिख दो, और जो आपका लोगों का फ्रैक्शन पार्ट है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे 3-4 डेसिमल पॉइंट तक आप कर सकते हो। आगे देखो, आगे नेक्स्ट आ गया आप लोगों के पास में कि हमारे पास में एक नंबर है बाइनरी का। अब देखो ये क्या है मैम, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, यानी कि 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तीनों को प्लस करोगे तो 8 हो, तो 10 और एक आप लोगों का 14। तो मैम ये तो यहाँ पर 14 सही लिखा है। अब लिखा हुआ है 0.625। जब 0.625 लेना है तो मैम आपको ये नहीं चाहिए, सॉरी 0.625 लाना है ना, तो आपको ये चाहिए और आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो 101 होना चाहिए था, जबकि ये कितना है मैम, 111 है, यानी ये स्टेटमेंट हो गया गलत। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है पर स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो बहुत ही बढ़िया बात, आंचल जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। तो वेरी गुड, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ मुझे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। बताओ भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 0.625 वाला नहीं आया, देखो 0.5 था, 0.25 था, 0.125 होता है। तो अगर मुझे 625 बनाना है, 0.625, तो मैम आपको ये लेना पड़ेगा, तो आपका आएगा 0.125, और आपको ये भी लेना पड़ेगा तो आएगा 0.5। तो ये 25 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 0.625 मिल जाएगा ना। इसलिए आपको 25 नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए होता उसके आगे 0, जो चाहिए होते हैं उसके आगे 1, तो इसलिए 101 आ जाएगा। ठीक है।
बताइए जी क्या होगा करेक्ट आंसर। कह रहा है कि यहां पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही लिखा हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी डेटा इन पल्सेस ऑफ लाइट एंड इज प्रोन टू इंटरफेरेंसेस। देखो आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसके अंदर इंटरफेरेंसेस नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है। फाइबर ऑप्टिक्स कैरीज डेटा एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जी ये भी बिल्कुल गलत बात है। द करेक्ट बात ये है कि यहां पर जो आपको डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लाइट की पल्स की जैसा होता है और किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंसेस नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर आप लोगों का होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। फाइबर ऑप्टिक्स आज के टाइम का 5G नेटवर्क जिसको आप बोलते हो ना, इतना तेज वाला जो नेटवर्क होता है, ये वो उस नेटवर्क की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आज ओहो हाँ रिगार्डिंग द वेयरेबल टेक्नोलॉजी। वेयरेबल टेक्नोलॉजी जैसे आप सभी लोगों ने वीआर ग्लासेस देखे होंगे ना, आजकल आप किसी भी मॉल में जाओ तो वहां पे वर्चुअल रियलिटी सिनेरियो होता है, कभी रोलर कोस्टर राइड में लेके जाया जाता है ना। हम लोग एक को ग्लासेस बिठा देते हैं पहना के और एक है ना एक हिलती हुई झूले वाली टाइप की चेयर पे बिठा देते हैं और फिर हमको रोलर कोस्टर में भेजा जाता है ना, डायनासोर्स की दुनिया में भेज दिया जाता है। कुल मिला के वीआर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस तरीके की जो वियरेबल टेक्नोलॉजीज होती हैं, आज का जमाना उनका जमाना है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इससे हमें क्या फायदा होता है। इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी कंपेयर टू द कंप्यूटिंग डिवाइस, शेयरिंग ऑफ वेयरेबल डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्शन विद द अनदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, असिस्टिंग हियरिंग इंपेयरमेंट पर्सन। कहां पर यूज हो सकता है, कौन सा ऐसा यूज है जो हो सकता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या यूज है जो हुआ जा सकता है। देखो मैंने एक वीआर का एग्जांपल लिया, बिल्कुल वैसे ही ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी यूज आ सकती है। देखो सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल गलत बात है। शेयरिंग जो है वो इंटरनेट कनेक्शन पे अच्छी हो जाएगी, नहीं। एडजस्टिंग या असिस्टिंग हियरिंग इंपेयरमेंट पर्सन, वेयरिंग डिवाइसेस जितनी भी होती है उससे फायदा क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हियरिंग मशीन दे देते हैं ना। तो इस तरीके की जो वेयरेबल टेक्नोलॉजीज होती है वो हमारे एंटरटेनमेंट हो गया या फिर इस तरीके की जो डिसेबिलिटी है उसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई एक मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होता है वो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज बिलीव टू हैव अ सिग्निफिकेंट contingent effect on the original independent variable and dependent variable relationship. An extraneous variable may be conceivably affect a given relationship between the independent variable and the dependent variable. पहले ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर आंसर देंगे। क्वेश्चंस का लेवल आप हमेशा ही जानते हैं कि अपन थोड़ा ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बताइए, यहां पर मैं दो टाइप्स के वेरिएबल है जिनके ऊपर चर्चा कर रही हूं। ये दोनों टाइप के जो वेरिएबल है इसके ऊपर आपको बात करनी थी और करेक्ट आंसर यहां पर हमको बताना था। एक हमारे पास में है मॉडरेटिंग वेरिएबल, है ना, और एक हमारे पास में है एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। देखो एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल को हम बाहरी चर भी बोलते हैं। ये एक ऐसे टाइप का वेरिएबल है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, जिसका मेन मोटिव होता है कि मैम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल है बाहरी चर। अगर आप सभी लोग मेरे से रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते तो आपको याद होगा, छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। सी फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, ये जो है मेरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका बीच में छोले भटूरे है ना, वो क्या है, वो आपका एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल है जिसका अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इनका अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है। ऐसे बाहरी चर को जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल।
मॉडरेटिंग वेरिएबल भी एक्सट्रानोशियस वेरिएबल का ही एक टाइप है, जो क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये इसको अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, वेरेज इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल दोनों के रिलेशनशिप को मॉडरेट करता है, बढ़ाता है या घटाता है, रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो यहां पर आप लोगों से जो स्टेटमेंट पूछा हुआ था, दोबारा से पढ़ो कि मॉडरेटिंग वेरिएबल एक सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जैसा काम करता है, जिसका काम ये है कि कंटीजेंट इफेक्ट को जो है वो सिग्निफिकेंटली लेके आता है आपके ओरिजिनल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के अंदर, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से एक्सट्रानोशियस वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट भी लिखा है कि ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आपका एक्सट्रानोशियस वेरिएबल है, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने लगते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली जो है वो आप लोगों से अच्छे सवाल यहां पर बनते हैं। सही, चले आगे बढ़े। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो है वो है आप सभी लोगों के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हिच रिजल्ट्स इनटू आइदर अफर्मेशन और डीअफर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली और एक्सप्लिसिट कंसर्न इन व्हिच ऑफ द मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल या आप लोगों का एक्सजेटिकल मेथड, किसके अंदर आता है, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखो मैंने आज ऑफलाइन में भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च ही पढ़ाया था दोबारा से बताती हूं आप लोगों को। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टाइप के रिसर्च के डिफरेंस की, तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो आप लोगों की क्वालिटेटिव रिसर्चेस हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च किस पर काम करती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्चेस काम करती है हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में। मैम हाइपोथेसिस क्रिएशन, इंडक्टिव वे के अंदर हम हाइपोथेसिस क्रिएट यहां पर करते हैं, और जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट कर ली है उसकी जो टेस्टिंग है वो हम कहां करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सही है ना। तो आप लोगों का क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन एम होता है क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेयर एज आप लोगों की क्वांटिटेटिव रिसर्चेस का होता है टेस्टिंग ऑफ दैट हाइपोथेसिस। सही बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर आप लोगों का किस किस रिसर्च का फोकस होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्योरली क्वांटिटेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बताइए जी मैम ये भी क्वांटिटेटिव में जाएगी, हिस्टोरिकल रिसर्च इट कैन बी बोथ, एंड एक्जेक्टिकल रिसर्चेस मेथड्स ये आप लोगों का क्वालिटेटिव। यानी करेक्ट आंसर जो है वो मैम ओनली क्वांटिटेटिव वाले हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सिंपल सी कहानी। आपको ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, ट्रिक मैंने सिखाई हुई है। क्या ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करना है मैम कि हमें जो है वो क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्चेस चूज करना है, क्योंकि ये दोनों प्योरली क्वांटिटेटिव है और क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेन एम होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। डन, बोलो भाई एक बार थम्स अप हो जाए लाइव चैट के अंदर। अगला सवाल पे देखो। अगला सवाल ये रिसर्च के स्टेप्स से रिलेटेड है और बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आया आपके एग्जाम में। चलो अगला सवाल देखो। रिसर्च की प्रॉब्लम डेफिनेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस है, डिजाइनिंग है और डेटा एनालिसिस है। आपको यहां पर क्या बताना था, आपको ये बताना है कि भाई ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो मैच करेंगे, यहां पर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो मैच करेंगे।
appropriateness of techniques and their application, development of the conceptual framework, ठीक है, defining the variables to be related and ambiguous terms, academic and social value of the research question to be weighted. ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की रिसर्च की प्रॉब्लम डेफिनेशन है जिसके अंदर आप लोग जो है वो रिसर्च के क्वेश्चन को बना रहे हो, जिसमें आपका एकेडमिक और सोशल वैल्यू दोनों ही चीजें लेना कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। यानी कि आप लोगों का ए का हो जाएगा 4, बाकी सारे चॉइसेस एलिमिनेट हो जाएगी। करेक्ट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। ए का 4 से बहुत ही बढ़िया। कौन है ये? प्रेरणा। प्रेरणा जी ने बिल्कुल जल्दी आंसर दिया कि मैम ए का 4 से बन जाएगा, बाकी सारे चॉइस एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, अच्छा मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि इनको रेट करो तो इनको रेट करेंगे तो देखो सबसे पहले जो है वो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम डेफिनेशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारा आएगा हाइपोथेसिस मेकिंग, नंबर 3 पे आएगा हमारा डिजाइनिंग, उसके बाद में आएगा आपका डेटा कलेक्शन एनालिसिस वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों की डिजाइनिंग की बात है और डिजाइनिंग किससे रिलेट करता है? फ्रेमवर्क से। तो अगर आप लोग सी का 2 लगाना चाहो तो भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। किसी से भी लगा सकते हो, कोई भी एक ऑप्शन से लगा सकते हो, आप सी का 2 से भी लगा सकते हो। रिसर्च का डिजाइन मतलब रिसर्च का पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क। सही है ना? चलिए अगले सवाल पे चले। The main preoccupation of the quantitative researches are measurement, causality, generalization या replication. Preoccupation of quantitative researches. ऑप्शन नंबर सी, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर मुझे दिया है, सारे सी दे रहे हैं, पक्का? सोच लो। चलो दोबारा से देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के लिए मेन प्रीऑक्यूपेशन की बात की जा रही है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप लोगों के मात्रात्मक शोध के अंदर लगाई जाती है। क्या मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? यस मैम, मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स की बात जहां पे आएगी वहां मेजरमेंट तो आएगा ही। क्या कॉजैलिटी की बात यहां पर आने वाली है? कॉजैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करता है। कॉज एंड इफेक्ट को डिफाइन करने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे हम कॉजैलिटी बोलते हैं, ये भी जरूरी है। क्या जनरलाइजेशन इसका मेन एम रहता है? यस मैम, जनरलाइजेशन भी इसका मेन एम है भैया। स्टैटिस्टिकल फॉर्म है, क्वांटिटेटिव फॉर्म है, इसका मेन एम ही क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन ऑफ दैट हाइपोथेसिस। और फिर आती है बात रेप्लिकेशन की कि ज्यादा से ज्यादा समय पर आपको क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा समय पर यस आपको क्या करना रहता है? रेप्लिकेट करना होता है। एक बार जो रिजल्ट निकाल दिया वो बहुत बार आपको रिपीट करना होता है। तो मैम सारे की सारी बातें यहाँ बिल्कुल सही लिखी है और सिर्फ चुनिंदा कुछ बचे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, जैसे मैं देख पा रही हूं यशवी है नाम, अगर मैं ठीक से ले पा रही हूं तो बिल्कुल सही। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में पहले से कौन कौन सी चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ना कि आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉजैलिटी भी तो चाहिए होती है ना। चलो कोई नहीं, अगले सवाल पे देखें। अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बड़े वाले सवालों को देख के ना डर जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ बड़े वाले सवालों को देख के आपको एक्चुअली खुश होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा सवाल होगा मैम उतना आसानी होगी उसको समझने में, क्योंकि एलैबोरेटेड करके लिखा हुआ होगा ना। देखो क्या लिखा हुआ है, असर्शन देखो, actual settings are the direct source of data and the researcher is the key instrument in qualitative researches. The purpose underlying the qualitative research is relatively more directed at the depiction of the reality rather than arriving at the context free generalization.
ऋषि प्री ऑक्यूपाइड का अभी भी मतलब समझाया ना मैंने। प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में, ये सवाल था। बताओ भाई, ए बी, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो जब भी हम लोग गुणात्मक और मात्रात्मक शोध की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर। सेटिंग कैसी होती है? आर्टिफिशियल, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होती है। ये कैसा होता है? हमेशा आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर की जाता है, जिसमें मेजरमेंट, रेप्लिकेशन, कॉजैलिटी, जनरलाइजेशन या टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस हमारा मेन एम होता है। वेयरएज जब भी मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करती हूँ तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा कैसी होगी मैम? एक्चुअल सेटिंग के अंदर होगी, नेचुरल सेटिंग में, रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ में हम लोगों का काम यहाँ पर चलता है ना। तो आपसे बस यही चीज पूछी हुई थी, बताइए मुझे एक्चुअल सेटिंग जो है वो डायरेक्ट सोर्स होती है कि आप सभी लोगों के क्वालिटेटिव रिसर्चेस में? बिल्कुल सही बात है। The purpose underlying the qualitative research is more at depiction of the reality rather than context free generalization. ये भी बिल्कुल सही है, assertion भी सही, reason भी सही। बीच में लगाओ because, लगाओ भाई मैम, बीच में because लगाएंगे तो yes, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। जब कनेक्ट हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आना था एग्जाम में। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताओ भाई कहां मुश्किल आई। अगला सवाल देखिए, हाँ जी, अगले सवाल का आंसर बताइएगा। फिर से एक असर्शन रीजन है, कहता है कि व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस दैट इज H1 इज एक्सेप्टेड। ये तो मैम हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस इज अ चेंज हाइपोथेसिस एंड एज सच H1 दैट इज alternative hypothesis is being true, the researcher's hypothesis lies in the domain of acceptability. Yes, ये भी बिल्कुल सही बात है। और दोनों को आप because लगा के चेक करो तो दोनों के अंदर बिल्कुल सही तरीके से सेट हो रहा है। एक बार पढ़ के देख लो। Research hypothesis, when null hypothesis is rejected, researcher's hypothesis is accepted because null hypothesis is a chance hypothesis and as such alternative hypothesis lies in the domain of acceptability. ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं, हमेशा ही बात करते हैं। जितनी भी आप लोगों की नल हाइपोथेसिस वाली पार्ट होती है ना, हमने हमेशा डिस्कस किया है। हम कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं मैम? नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हमेशा इक्वल रिलेशनशिप को शो करती है, नो सिग्निफिकेंट चेंज को शो करती है। तो जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो आपकी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की कंप्लीटली ऑपोजिट होती है। बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पर हो रहा है। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही हम रिसर्चर की हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, राइट? उसे ही हम बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सिंबल्स याद थे, अगर आपने प्रॉपर क्लास ली थी, रिकॉर्डेड क्लास ली हो, लाइव ली हो, जैसे भी ली हो, अगर आपने पढ़ा है तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे आप। अगर एक बार पढ़ा है आपने तो ये डेफिनेटली आप पढ़ोगे।
मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रिसर्च टाइम्स पर। थैंक यू सो मच यशवी। अच्छी बात है भाई, मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, आप अच्छा पढ़ते हो, बात ऐसी है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जो रिलायबिलिटी को मेजर करने के काम आता है? कुल मिला के और कुछ नहीं करना है, रिलायबिलिटी के टाइप्स यहां पर सिलेक्ट करने थे। बहुत ही आसान सवाल, टॉपिक से आया है। चेन रेफरल सैंपलिंग नहीं आएगा, टेस्ट रीटेस्ट सैंपलिंग आएगा, स्प्लिट हाफ आएगा, इंटरेटर आएगा, जजमेंटल टेस्ट भी नहीं आएगा, और कुछ नहीं किया। क्या किया है? सीधा सीधा मैम टाइप्स ऑफ रिसर्च आपने चूज, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आपने चूज किए मैम। अब जल्दी से रिवाइज करवा दो क्योंकि रफ्तार क्लास थी ना, तो जल्दी से रिवाइज कराओ। टेस्ट और रीटेस्ट, जिसके अंदर हम टाइम बीइंग के अंदर, आज मैंने कोई टेस्ट किया, कल मैंने कोई टेस्ट किया, दोनों टाइम पे सेम रिजल्ट्स आने चाहिए थे। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी विल बी हाई। अच्छा, रिलायबिलिटी रिलेट्स टू व्हाट? रिलायबिलिटी हमेशा रिलेट करती है मैम कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा से। आगे देखो, स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या कहती है मैम? कि आपके पास में एक टेस्ट केस है, आप उसको हाफ में डिवाइड करते हो, एक को अलग तरीके से चेक कर रहे हो, दूसरे को अलग तरीके से चेक कर रहे हो, दोनों के रिजल्ट्स जो है वो आपके कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। देन आता है इंटरेटर रिलायबिलिटी। मैं किसी चीज को रेट कर रही हूँ, आप किसी चीज को रेट कर रहे हो, कोई पड़ोसी किसी चीज को रेट कर रहा है। अलग अलग रिसर्चर जब सेम चीज को रेट कर रहे हैं तो जो रिलायबिलिटी निकल के आती है उसे हम कहते हैं इंटरेटर रिलायबिलिटी। इंटरेटर, इंटर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, और रेटर मतलब जब रेटिंग देते हैं। सिंपल सी कहानी, अलग अलग रिसर्चर्स सेम रिसर्च को या सेम आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो? रेट कर रहे हो, तब हम उसे कहते हैं इंटरेटर रिलायबिलिटी। सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। हाँ जी, in the studies involving a human subject, there could be a short or a long-term changes in the participant because of the physiological changes like boredom or fatigue. This would constitute which one of the threats to internal validity. कुल मिला के क्वेश्चन समझते हैं, है ना भाई? क्वेश्चन समझते हैं। ये ऐसे कह रहा है कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं फॉर अ प्रीलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे समय के लिए जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि लंबे समय से काम करते हुए हमको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो फिजियोलॉजिकल है, जैसे हम बोर हो जाए या हमको थकान महसूस होने लग जाए, है ना, हमको थकान महसूस होने लग जाए। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास में कौन से प्रकार का थ्रेट है जो आने के चांसेस होते हैं? इंदु कह रही है चुल्लू भर पानी वाला एग्जाम्पल। यस, बिल्कुल सही, याद आ गया ना। देखो, अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है, आप अपन पढ़े हो ना आप मुझसे, तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद आएगा, है ना। बड़ा मजा आता है, कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में बड़ा मजा आता है क्योंकि ऐसे लाइव एग्जाम्पल फेस टू फेस देखे ना बढ़िया मजेदार हो जाता है। तो अब तो ऑनलाइन वाले हो तो आपने तो पहले देखा होगा ये चीज। बताओ मुझे, ऐसा कब होता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बचपन में जो है वो हमारे सपने ऐसे थे कि यार मैं जब बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना तो एक पूरा रूम मैगी से भर दूंगा, एक रूम में बस कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक होगी, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स होंगी। ऐसे ही तो सपने होते थे। फिर जब हम बड़े हुए तो हमारे लिए हम थोड़े मेच्योर हो गए, ये सब हरकतें हमारी बंद हो गई। कितने लोगों ने भाई पैसे कमा के एक कमरे में मैगी भरी होगी। अरे मैम, ऐसे नहीं होता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी पुरानी चीजें हमको बोर करने लगती हैं, हम बोर हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होने लगती, इसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन इफेक्ट। समय बीतने के बाद हमारी सोच चेंज हो जाती है। जो चीजें पहले हमको अच्छी लगती थी अब वो चीजें हमको एक्साइट नहीं करती है ना। मैं जैसे अपना बताऊं, जब मैं छोटी थी और सोचती थी कि यार मैं जब बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगी तो मैं जो है, जैसे मतलब छोटी तो नहीं, क्या स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ना ऐसे होते थे कि जब पैसा कमा लेंगे ना बहुत ज्यादा तो लद्दाख घूमने जाएंगे। हर एक इंसान का क्लीशे सपना होता है कि उसको लद्दाख घूमने जाना होता है। ठीक है, अब इतना टाइम हो गया जॉब करते हुए, पर मैं अभी तक वहां नहीं गई, और ऐसा लगता है कि अब ठीक है, मतलब ठीक ही है, मतलब समझ रहे हो। अब मैं बस ऑफलाइन से ऑनलाइन और ऑनलाइन से ऑफलाइन ही जा पा रही हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चनरी बनाते हुए क्या क्या चीजें ध्यान रखना जरूरी है?
मैम देखो रिसर्च का पर्पस आपको पता होना जरूरी है, ऑब्वियसली क्या सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए पर्पस तो पता होगा ना। मैम ब्रेविटी ऑफ क्वेश्चन, अच्छा ब्रेविटी ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि आप जो पूछना चाहते हो एकदम खुले ढंग से बिना किसी डर के आप पूछिए, वो भी बहुत जरूरी है। अवॉइडेंस ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, अवॉइडेंस ऑफ अ लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करना, हमारा वो एम नहीं है। क्वेश्चन दैट सीक्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनरी के अंदर हमेशा याद रखना कि डिटेल्ड क्वेश्चन हमारे नहीं बनते हैं, हमें सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं चाहिए होते, ऑब्जेक्टिव आंसर्स चाहिए होते हैं। प्रेफरेंसेस फॉर डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, नहीं ये भी नहीं होता है ना, ये भी नहीं चाहिए हमको। सिंपल अच्छी क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं जो लॉजिकल हो, जो सिस्टमैटिक हो, ठीक है, जिनसे हम लोगों को क्या मिले, जिनसे हम लोगों को डायरेक्टली हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग आंसर्स मिले। सिंपल कहानी हमारी होती है यहाँ। चलिए जी आज के लास्ट सवाल पे चलते हैं, बताइए जी क्या उत्तर होगा इस सवाल का। बताइए जी। Codes of ethics are formulated to regulate the relation of the researchers to the people and the field they intend to study. All the risk involved in the study need not to be explained to the participants in advance. एडवांस के अंदर पार्टिसिपेंट्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई बताने की तरीका नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है, बस जाके डेटा कलेक्ट कर लो। क्या ये बात सही लिखी हुई है? आप सोच के देखना, अगर ऐसा है तो रिसर्च एथिक्स का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च एथिक्स में हमने ये पढ़ा है मैम कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट से हमको कंसेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 2 जो है वो तो इनकरेक्ट है, तो पहले तो आप ए और डी को बोलिए बाय बाय। अब आगे देखो, आगे कह रहा है कोड्स ऑफ एथिक्स आर फॉर्मुलेटेड टू रेगुलेट द रिलेशन ऑफ द रिसर्चर टू द पीपल इन द फील्ड्स दे इंटेंड टू स्टडी। यस, कोड्स ऑफ एथिक्स क्यों बनाए जाते हैं कि आप जिन लोगों के साथ में रिसर्च कर रहे हो, जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करोगे, जिस फील्ड में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वहां पर किसी भी प्रकार का एथिक्स का वायलेशन ना हो, मॉरल वैल्यूज का किसी प्रकार से कोई भी हनन ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। तो मैम ये 1 स्टेटमेंट तो सही है, पर 2 जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। यस, है ना। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने से पहले आप क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या आपकी रिसर्च की स्टडी का पर्पस है, ये सब चीजें हमें पहले से बतानी होती है। बिल्कुल सही बात।